अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में अपनी हुकूमत ख़त्म हो जाने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस बनाने को अपनी गलती तस्लीम किया। उन्होंने एतराफ़ किया कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाना एक गलती थी। उन्होंने ये गलती इंसाफ लॉयर्स फोरम के एक इजलास में तस्लीम की और साथ ही ये भी कहा कि उन्हें इस रेफरेंस के लिए गलत गाइड किया गया था। नाजरीन, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए साबिक़ डायरेक्टर जनरल FIA बशीर मेमन साहब को ये कहा गया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। साबिक़ DG FIA बशीर मेमन ये कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उन्हें वज़ीर आज़म हाउस बुलाया और इस केस के अलावा उन्होंने पूरी शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने की वो भी उनको हिदायत की जाती रही। वहाँ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान और मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब भी मौजूद होते थे, जो इन मुकदमात के लिए उन्हें कहते थे, जिस पर बशीर मेमन ने इनकार किया और इनकी वो मुलाकात इस तरह अच्छे माहौल में ख़त्म नहीं हुई। बशीर मेमन साहब ने ये मुकदमा कायम करने से इनकार कर दिया तो उन्हें ना सिर्फ उनके ओहदे से हटाया गया बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात भी बनाए गए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बशीर मेमन साहब ये जानते थे कि ये मुकदमात जाली थे और एक रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अपनी गलती मानना पड़ेगी? इन सभी बातों पर जानने के लिए सवालात उठाने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में मदू किया है साबिक़ DG FIA बशीर मेमन साहब को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब आपका। बशीर मेमन साहब, अब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अपनी गलतियों का एतराफ़ हो रहा है, जिनमें से एक ये गलती कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाना उनकी एक गलती थी, वो तस्लीम करते हैं। लेकिन बात यह है कि फ़ारूक नसीम साहब उस वक्त के वफाकी वज़ीर क़ानून वो इमरान ख़ान पर यह मलबा डाल रहे हैं और इमरान ख़ान ये सारा मलबा उन पर डाल रहे हैं। आप वो सारी कहानी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जब आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया गया, कौन कौन उस मुलाकात में शामिल था जिसमें आपको जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। बेटा, बड़ी सिंपल बात है। ये जो शुरू हुआ था वो हुआ था एक FBR से, जो मेरा हंच है, उन्होंने शेयर किया था डाटा OECD और रॉयल टैक्सेशन अथॉरिटी ऑफ लंदन, उनका डाटा शायद उन्होंने शेयर किया। हाँ। या जो कुछ भी हुआ, जो इनिशियल कुकिंग हुई वो हुई थी FBR में। डॉक्टर अशफाक थे इंटरनेशनल टैक्सेशन के हेड, जो आजकल अभी तक FBR के चेयरमैन लगे हुए हैं, और उन्होंने शेयर किया था डाटा ARUs, जो एक ड्रामा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बना हुआ एसेट रिकवरी यूनिट। उन्होंने बेटा वो उनके साथ शेयर किया। जो मैं समझता हूँ, मुझे जो बुलाया गया था तो एसेट रिकवरी यूनिट भी तो प्राइम मिनिस्टर के मातहत काम करता था ना, जिसको हेड कर रहे थे बेटा वो शहजाद अकबर। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट शहजाद अकबर साहब। जी। मुझे बेटा जो बुलाया गया था तो मुझे आजम खान और शहजाद अकबर लेकर के गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, और उसके बाद फिर हमने शहजाद अकबर के ऑफिस में बैठ के हम तीनों ने ये डिस्कस, जब डिस्कशन शुरू हुई तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ या पता लगा कि ये तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के केस की बात हो रही है। तो मैंने उसी वक्त उनको मना किया और उनको मैंने यही बताया, मैंने कहा बाबा चीफ जस्टिस है यार, जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ कैसे ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ये मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये किस तरह की बातें कर रहे हो आप लोग? सही। अच्छा, वो फिर मुझे लेकर के गए थे बेटा फरूक नसीम साहब के पास, जो कि उस वक्त मिनिस्टर लॉ थे। उधर भी उसके पास डॉक्टर अशफाक बैठा हुआ था। सही। मैं ये समझता हूँ वाकई ये जो फरूक नसीम साहब फरमा रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस का ही वो था, इनिशिएटिव था। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब का ही इनिशिएटिव था। मतलब ये जो डेटा डॉक्टर इशफाक हसन के पास आता है वो शहजाद अकबर को भेजते हैं, आगे से शहजाद अकबर शेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो आपको बुलाया जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस, राइट? मैं दिस व्हाट आई फील इंक्वायरी होगी इंशाल्लाह। मैं तो उस वक्त भी बेटा कह रहा था, उस वक्त भी मैंने यही कहा था, उस वक्त भी मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट थी कि इसकी एक इंक्वायरी हो जाए। अभी तो इंशाल्लाह इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये काफी नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बोलना काफी नहीं है कि मुझसे गलती हुई। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, इनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ करके
काजी फाइज ईसा साहब जो कि जज है अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और अगले चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, उनकी फैमिली के खिलाफ, उनकी बेगम साहबा के खिलाफ कितना एक ये प्रोपेगेंडा और कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और ट्विटर पे पता नहीं क्या कुछ, कितनी गलाजत। जब आप उस वक्त के वफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम साहब के पास गए शहजाद अकबर और आजम खान के साथ, वहां पर इस हवाले से क्या डिस्कशन हुई जहां पर डॉक्टर इशफाक भी उस वक्त मौजूद थे? बेटा उधर भी यही डिस्कशन हुई कि ये काम हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं कर सकते, तो फिर उधर जो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, जो हमारे जो फरूक नसीम साहब थे, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कोई केस नहीं हारा, मैं कि बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मुझ पर एतमाद करें, आप मुझ पर एतमाद तो करते हैं, मुझे पुराना जानते। तो मैं इसी तरह की बातें हुई होंगी। अभी ये इसको चूंकि थी साढ़े तीन साल हो गए, तो एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कन्वर्सेशन यही हुई और एंड ऑफ द डे यही हुआ। मैंने कहा जी सॉरी, हम नहीं करेंगे, हम कर ही नहीं सकते, और हमारा मैंडेट नहीं है भाई। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, मैं कहाँ से उसके खिलाफ इंक्वायरी करूंगा? और एक इंस्पेक्टर एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इंक्वायरी बैठ के करेगा? तो उस वक्त इनका ये था, दे वर ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का ही ये सारा कुछ था। ये जो बिल्कुल फरूक नसीम साहब सही फरमा रहे हैं कि सारे का सारा प्राइम मिनिस्टर हाउस का ही, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ही था ये ब्रेन चाइल्ड। और फिर वो उनको बाद में एतमाद में लिया गया, जो कुछ भी है। वो मिनिस्टर लॉ थे और सेनेटर भी थे, मेरे ख्याल में अभी भी सेनेटर है वो। जी हाँ। नहीं तो अभी तो सदर भी इनके हैं आरिफ अलवी साहब, सदारती रेफरेंस भी गया हुआ है, तो ये तो अभी सदारती रेफरेंस वापस भी ले सकते हैं और लेना चाहिए अगर गलती का एतराफ हो गया है। बेटा मैं समझता हूँ कि मुझे चूंकि कानूनी मुझे पोजीशन पता नहीं है, सदारती रेफरेंस वापस लेने का कोई फायदा है? एक सुप्रीम कोर्ट के जज की आपने जितनी बेइज्जती करनी थी, जितनी आपके हाथ में था, उतना आपने कोशिश किया। आपने उसके खिलाफ कानूनी गैर कानूनी जो भी रेफरेंस था उसको चलाया। आपने उसको कोर्टों में मैं ये लफ्ज नहीं बोलना चाहता, घसीटा। आपने उसकी पूरी फैमिली की बेइज्जती की। आपने उसके जो है वो ट्विटर पे और आपके हैंडलर्स और जो आपके सोशल मीडिया ट्रोल्स जो है थर्ड क्लास किस्म के, जिनको सरकारी तनख्वाहें मिलती थी, उन तनख्वाहों को उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज के फैमिली और उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए। इतने बड़े आदमी के वो बेटे हैं। मैं काजी फाइज ईसा साहब जाहिर है, मैं तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज, एक ही मरतबा मैं उनके पास पेश हुआ हूँ। अब वो इतने बड़े आदमी के बेटे हैं, काजी ईसा साहब के बेटे हैं, जो कि तहरीक पाकिस्तान में जिनका बहुत बड़ा किरदार है बलूचिस्तान में, बहुत बाइज्जत कायद आज़म के साथी थे, कायद आज़म के दोस्त थे, हमारे मुल्क के बनाने वाले थे। उनका बेटा जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज था, जो है, अल्लाह उनको बड़ी जिंदगी दे। सर इसके बदले आपको कुछ पेशकश भी की गई, मराद की पेशकश की गई हो आपको डॉक्टर इशफाक की तरफ से, हुकूमती अहदेदारान की तरफ से, कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें तो आपको हम ये देंगे, कुछ ऐसी ऑफर्स की गई? नहीं बेटा, हुआ ये था कि हम जाएंगे, जाहिर है ये सारे का सारा लंदन में डाटा वेरीफाई होना, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हमें जाना पड़ेगा लंदन। हाँ। तो लंदन घूम फिर लेंगे सर सरकारी खर्चे में। मैं अशफाक को यही कहा था कि भाई खुदा का वास्ता यार, लंदन के चक्कर में आप अपने आप को खराब तो नहीं करोगे। मैंने उसको ये भी समझाया, लंदन कोई आपके लिए नया तो नहीं होगा, I'm sure आप पहले भी गए होंगे। बेटा अल्लाह ताला ने, पाक परदिगार आलम ने, मदीने वाले ने बहुत ज्यादा करम किया मुझ पर। मैं अपने जाती खर्चे में भी लंदन जा चुका हूँ। मेरा बेटा भी वहां पे लंदन में पढ़ चुका है, वो भी लॉ पढ़ने के लिए लंदन गया था। वो लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम लंदन, ही इज प्रैक्टिसिंग इन कराची हाई कोर्ट। बेटा कोई लंदन कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो मेरे लिए कोई ऐसी चीज थी। लेकिन एक बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जी सरकारी भाई, मैं तो इंटरपोल में पूरी दुनिया में, मुझे रब ने, मेरे मालिक ने, मदीने वाली सरकार ने, अल्लाह ताला ने मुझे पूरी दुनिया घुमाई है, पाक परदिगार आलम ने। लेकिन ये बात है कि लंदन के अलावा कोई आपको बहुत बड़ी कोई ऑफर्स होती, आप वो भी एक्सेप्ट नहीं करते? बेटा बात यह है कि मैं अपने लिए बेइज्जती और अपने लिए शर्मिंदगी थोड़ी खरीद सकता था एक पोस्टिंग की वजह से। अच्छा, आपके इनकार के बाद फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले इसके, क्या असरात आपको इसके नजर है, क्या भुगतना पड़ा आपको? बेटा उसके बाद तो खैर हालात बहुत ज्यादा मेरे लिए खराब हो गए। फिर जज वीडियो स्कैंडल आ गया। हाँ। वो जो अरशद मलिक साहब का स्कैंडल आया था, बिल्कुल, उसमें तीन लोगों का ये था। और फिर मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
पहले से ही बहुत ज्यादा फरमाइशें होती थी। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान न्याजी, उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होती थी, फरमाइशें। शरीफ फैमिली पूरी की पूरी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, सलमान शहबाज साहब और उनके दो जो बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज साहब, इन सब के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल वो होती थी। फिर आजकल जो नहीं, इनके लिए स्पेशल क्या कहा जाता था कि इन पे केसेस बनाओ, कुछ ढूंढो, कुछ निकालो, कुछ ढूंढो। बेटा मैं पूरे आपको नाम अगर मैं गिनवा सकूं पूरे, कि इनके लिए ये था कि ये इट वाज अ ब्लैंकेट। मियाँ जावेद लतीफ हो गए, राणा नसरुल्लाह हो गए, हमारे शाहिद खाकन अब्बासी साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, एहसन इकबाल साहब, खुर्शीद शाह साहब, और मतलब जितने भी कोई असफद यार वली साहब, अच्छा जितने भी बेटा जो भी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तो आर्टिकल 6 का केस बनाने के लिए कहा गया। उस्मान डार में मुकदमा लेके आए थे आपके पास? बेटा उस्मान डार नहीं ले आया था, वो उसने उस दिन टीवी टॉक शो में भी कोई बात गलत कर दी थी। इनका जो तरीक़ेकार था, मुझे आर्टिकल 6 का तो कैबिनेट ने अप्रूव किया, वो तो कैबिनेट के मिनट्स मौजूद है। ये मेरे पास आया था कि एक और केस है नेशनल बैंक का। हाँ। नेशनल बैंक का डिफॉल्ट किया उसने या कुछ किया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा था, 3.5 साल हो गए, उस वक्त 10.5 मुझे याद नहीं था। फिर मैंने उसको याद दिलाया कि किस हालत में वो आया था मेरे पास। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये आपके पास आएगा, कुछ केसेस के बारे में आपसे डिस्कस करेगा, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कोई रिकॉर्ड आपको देगा। अच्छा। रिकॉर्ड तो कोई नहीं लाया। उसने कहा कि इस तरह की बात मैंने सुनी है, नेशनल बैंक से पूछ लें आप। मैंने कहा जी नेशनल बैंक खुद लिखेगा तो हम करेंगे, हम तो वैसे तो जाकर के इनिशिएटिव तो नहीं लेंगे। फिर उसके बाद मेरे घर पे जो है उस वक्त भी मुँह मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो मैंने इसको कहा कि मैंने कहा यार आप आ रहे हो, अगर मेरे पास तो खाना भी खाएंगे, इशा की नमाज भी पढ़ेंगे और मुँह मुबारक की ज़ियारत भी करेंगे। और फिर वहाँ से जब नीचे उतर के आए तो उसने कहा कि ये जो अकामा का जो केस है वो तो नहीं, ये इसकी बात की थी। ये बिल्कुल गलत बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि इनका तो तरीक़ेकार ही है, झूठ बोलो। अब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना बड़ा काम किया, चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ केस बनाने के लिए कहा, उन्होंने बनाया और उसको बिल्कुल फाइट करते रहे, अभी कहते हैं गलत हो गया। लेकिन इमरान खान साहब तो शुरू से एक ही बात कहते हैं कि जरदारी के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, जितनी भी इनकी लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, वो कहते हैं मैंने केसेस नहीं बनाए हैं, ये पहले के केसेस हैं, मैंने कोई नया केसेस नहीं बनाया। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब केसेस पहले के बने हुए थे तो आपको बुलाकर क्या ये झूठे मुकदमात बनाने की बात करते थे कि किसी ना किसी तरह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और नून लीग के शरीफ पूरी फैमिली और इनके दूसरे रहनुमा ये जेलों में किसी तरह इमरान खान को नजर आने चाहिए? उनका ख्याल ये था कि इनको नजर ही नहीं आना चाहिए पाकिस्तान में, इनको हमेशा जेल में ही रहना चाहिए, इनको स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग्स में नहीं आना चाहिए, इनको स्टैंडिंग कमेटीज में भी नहीं आना चाहिए। और ये तो जलसे आम में नहीं खिताब करते रहे मैं इन सबको रुलाऊंगा। हाँ। बेटा मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, ये जलसे आम में खिताब, अमेरिका में नहीं कहा था कि मैं इनकी एयर कंडीशन छीन लूंगा, इन सबको मैं जेल में डाल दूंगा। शाहिद खाकन अब्बासी को मैंने जेल में डाला, हालांकि उसको तो नैब ने जेल में डाला था। शाहिद खाकन अब्बासी साहब को मैंने जेल में डाला, और एहसन इकबाल साहब को जेल में डाला, मिफ्ता इस्माइल साहब को जेल में डाला। कौन ऐसा आदमी था जिसको, अच्छा साफ पानी जो उनका नैब का सबसे बड़ा केस वो कहते थे हमने किया है, उसका डिसीजन जो आया है, राजा कमरुल इस्लाम जो एमपीए थे उस वक्त भी, आज भी आजकल भी मेरे ख्याल में उनको भी पकड़ा था, वो जेल में रहे। वसीम अफजल साहब हमारे एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के एक बहुत ही मायनाज और ईमानदार आदमी है, उनको पकड़ा। फिर फवाद को झूठे केस में पकड़वाया। फिर हमारे अहद चीमा साहब झूठे केस में जेल में रहे। और मतलब कौन ऐसा था। अच्छा, फिर मेरे खिलाफ बेटा जो केसेस बने हुए हैं वो बने हुए 2004 का, जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई। भाई मैं 2004 में नहीं था, 2010 में बच्चे अगवा हो गए कराची से, उसका भी मैंने हिसाब देना। मैं तो 2016-17 में आया था बेटा। तो ये तो उनका काम था कि कोई ऐसा अच्छा, मैंने चूंकि इनकार करता रहा था, मैं रेजिस्ट करता रहा था और फिर मैंने रिजाइन किया था।
और फिर मैंने एक इंटरव्यू दिया था एक यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद तो मेरे खिलाफ तो ऐसे हो गए जैसे मैं पॉलिटिकल पार्टी हूँ। अच्छा, ये जितने भी लीडर्स जेलों में रहे हैं, इनके खिलाफ जो केसेस इन्वेस्टिगेट करने में आपका रोल रहा है, या बिल्कुल हर मुकदमे से आपने इनकार कर दिया था कि मैं ये नहीं करूंगा? बेटा, जो मेरे वहाँ ज्वाइन करने से पहले ये फेक अकाउंट्स का केस चल रहा था। हाँ। जो ओमनी ग्रुप के खिलाफ था। हाँ। वो हमने इन्वेस्टिगेट किया। उसके दौरान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, बेंच नंबर 1 ने सुओ मोटो लिया। उन्होंने हमारी सुपरविजन शुरू की और हर 15 दिन हमसे रिपोर्ट लिया करते थे। हम उनको रिपोर्ट दिया करते थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक JIT उन्होंने बनाई। FIA उसको हेड कर रही थी, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स उसमें मौजूद थे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हमारे FBI, हमारे NAB और ISI, ये सारे उसमें मौजूद थे। और उन्होंने मिलके एक इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें मैं डायरेक्टर जनरल तो था FIA का। प्रेमिसेस वो FIA की इस्तेमाल हुई थी, लेकिन वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम कर रहे थे। हर 15 दिन उधर ही जाकर रिपोर्ट दिया करते थे और वो बाज़ाहिर अखबारात में भी आती थी। सारों को हम तो ओपन दिया करते थे। और फिर उसके बाद वो JIT को ख़त्म करके सारे के सारे जो रिकॉर्ड था और जो सारे केसेस थे वो ट्रांसफ़र कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत टू NAB। तो NAB ने फर्दर इंक्वायरियाँ की और फर्दर उनको चालान किया या जो कुछ भी किया वो NAB को पता होगा। मेरे ख्याल में 5-6 केसेस चल भी चुके हैं उसमें से। सही। तो मतलब इस तरह की को बात थी। मतलब कि आपकी बातों का लुबे लुबाब ये है कि आपको बुलाकर मुकदमात बनाने, ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ ढूंढ निकालने का कहा जाता था कि किसी ना किसी तरीके से इनको जेलों में डालना है। ये बातों का मैं जो लुबे लबाब समझी हूँ, ये सही है? बिल्कुल बेटा। एक पीपल्स पार्टी की एक और है, नफीसा शाह साहिबा। हाँ जी। एजाज जखरानी, मतलब नेम अ पर्सन जिनके लिए इन्होंने नहीं कहा, जो इनके सियासी मुखालफीन थे। सही। एक मुझे सियासी मुखालिफ ऐसा मेरे आ जाता है कभी कभार जहन में, कभी कभार भूल भी जाता हूँ बहुत सारी। और एक मरतबा फिर वो उनको जो सबसे ज्यादा एतराज था बेटा, वो था आरिफ नकवी साहब के केस के ऊपर। अच्छा। FIA से उनको मसला ये था कि आरिफ नकवी के ऊपर तुम लोगों ने गलत केस बनाया है। अच्छा। 87 अरब रुपया बेटा स्विस सदर्न गैस के रहते थे आरिफ नकवी की तरफ। उनका ख्याल ये था कि मेरा ये दोस्त है, आपने उसके ऊपर गलत केस बनाया। अच्छा, अपने दोस्तों पे कोई ठीक भी काम हो रहा हो वो गलत है, और अपने मुखालिफिन पे कुछ ना भी बनना हो तो वो बनाना जायज है। बेटा, अपने दोस्त पे जो बन रहा है उसने कहा कि तुमने इसकी कंपनी को तबाह कर दिया। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था कि आरिफ नकवी कौन है। बाद में तो सोशल मीडिया पे और अखबारों में तो आरिफ नकवी साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग्स करते हुए पाए गए बहुत ज्यादा। आजकल वो पकड़ा गया उधर लंदन में इज अंडर अरेस्ट। और मेरे ख्याल में कोई $1 बिलियन और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे खुद कहा था कि इसने मुझे PTI को पॉलिटिकली सपोर्ट किया हुआ, पैसे दिए हुए। अब मुझे तो नहीं पता था। अच्छा, वो जो अभी जो इलेक्शन कमीशन में जो चल रहा है फॉरेन फंडिंग वाला केस, उसमें एक $2.1 मिलियन वुंटन क्लब दुबई ने दिए हैं, जो कि आरिफ नकवी ओन करता है उसको। अच्छा। अब एक क्रिकेट क्लब दे रहा है PTI को फंडिंग। और आजकल जो है वो मतलब बिल्कुल आ गया उसमें। आजकल बेटा उसमें आ गया ना, उसमें दोस्तों जहांगीर तरीन भी थे, दोस्तों अलीम खान भी थे। तो इसका मतलब है आरिफ नकवी जो है ना वो ज्यादा बड़े सरमायाकार थे, ज्यादा बड़े सपोर्टर थे। हाँ, मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा सपोर्टर था। वो खुद बताया था उन्होंने मुझे तो नहीं पता था। मुझे क्या पता कि PTI को किसने सपोर्ट किया, किसने नहीं सपोर्ट किया। मैं तो मेरा जाहिर नौकरी से मेरा काम है बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेने नाज़िम वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मैं ना मानूं की रट लगा रखी है और उनका एक ही बयानिया है कि साजिश हुई है, साजिश हुई है। हालांकि इमरान खान की हुकूमत को 174 वोटों की अक्सरियत से नंबर गेम के नतीजे में अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म किया गया, मगर खान साहब कहते हैं कि भाई साजिश हुई है। पहले खान साहब जलसे में अपने कारकुनान के सामने कहते थे कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, बहुत अच्छी बात है। ये तो खान के ट्रैप में फंस गए, मैं अब एक गेंद पर तीनों विकेटें उड़ाऊंगा। मगर अब खान साहब कहते हैं कि साजिश हुई है। इत्तेहादियों ने महंगाई और तरक्याती काम ना होने पर तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा, मगर खान साहब कहते हैं कि साजिश हुई है। तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बिजली गैस लोड शेडिंग की दुहाइयाँ दी और बताया कि वो हल्के में नहीं जा सकते, लिहाजा उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत का साथ छोड़ा। लेकिन क्या करें, खान साहब तो कहते हैं कि साजिश हुई है। तहरीक इंसाफ के एमएनए नूर आलम, आफ्ताब सिद्दीकी, नवाब शेब वसेर और अहमद हुसैन डहर महीनों पहले, ये कोई आजकल की बात नहीं है, बहुत महीनों पहले इमरान खान को करप्शन के सबूत देते रहे, मगर आज खान साहब कहते हैं कि नहीं, साजिश हुई है। अमरीकी साइफर पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एलामिया जारी कर दिया कि साजिश नहीं हुई, मगर खान साहब बदजिद हैं कि साजिश हुई है। मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तहकीकाती रिपोर्ट्स कमेटी में पेश की और साबित किया कि साजिश नहीं हुई, मगर खान साहब बज़िद हैं कि साजिश हुई है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने बज़ाते खुद कमेटी में डोनाल्ड लो के साथ होने वाली मुलाकात का पूरा अहवाल सुनाया और बताया कि साजिश नहीं हुई, मगर खान साहब कहते हैं कि साजिश हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के शुरका ने कल मुत्तफ़िका एलामिया जारी किया कि मुल्की सियासत में कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी खान साहब कहते हैं कि साजिश हुई है। इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी के मुताबिक ये तय हो चुका है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत गिराने और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कराने के पीछे कोई साजिश नहीं हुई, मगर खान साहब फिर भी कहते हैं कि साजिश हुई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मरतबा फिर साजिश का बयानिया दोहराया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त की कि साइफर की ओपन समाअत की जाए। क्या कहा इमरान खान साहब ने, देखिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी ठीक उसके मिनट्स थे, क्योंकि मुझे पता था कि ज्यादातर लोगों को समझ नहीं है, अनजाने में साजिश का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन मुझे इतना भी पता था कि लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था। मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। अगर आपने ये ना की, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर धमकियों के सामने खड़ा नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिया के बाद इमरान खान का साजिश का बयानिया दफन हो चुका है। आपको 8 तारीख को टेलीग्राम मिलता है, आपके मुताबिक उसके अंदर लिखा है कि साजिश हो रही थी, तो आपने 8 मार्च से लेकर 27 मार्च तक उस टेलीग्राम का क्या किया? उस साइफर के अंदर एम्बेसडर ने ये बात लिखी है कि मार्च करना चाहिए, आपने वो भी नहीं किया। उसमें ये लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की हुकूमत से पूछना चाहिए कि क्या ये उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी है, आपने वो भी नहीं किया। इस वक्त MQM और इत्तेहादी आपको छोड़ के चले गए, बाप पार्टी छोड़ के चली गई, मेंगल साहब को छोड़ के चले गए, आपके अपने इक्के सराकीन आपको छोड़कर चले गए। उस वक्त आपको याद आया कि 27 मार्च को कागज़ लहराओ इस्लामाबाद के जलसे में। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह तस्लीम किया कि 7 मार्च को अमरीकी मरासला आया, जबकि उन्हें जनवरी से पता था कि इस किस्म की साजिश हो रही है। उन्हें पता था कि उनके कौन कौन से MNAs अमरीकी सिफारत खाने जा रहे हैं और डोनाल्ड लो की किस किस लीडर से मुलाकात हुई है। अब एक तरफ साजिशी बयानिए की तकरार है और दूसरी तरफ अर्ली इलेक्शन का मुतालबा। खान साहब दोनों महाज पर डट गए हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात उठाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए मुस्ताफ़ी होने का कहा। क्या कहा इमरान खान ने, देखिए। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक जानिबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनान ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है, जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। तो जब इसके ऊपर हमें इत्मीनान ही नहीं है तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता।
अब अगर साजिशी मरासले की तस्दीक नहीं होती, फौरी इंतखाबात भी नहीं कराए जाते, तो खान साहब इस्लामाबाद की तरफ आवाम का समंदर लाने का इंदिया दे रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने गांव, मोहल्ला और शहर हर लेवल पर उन्होंने कहा है कि जो कारकुनान हैं, जो पार्टी लीडर्स हैं, वो तैयारी शुरू कर दें। क्या कहा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के हवाले से, ये भी सुनिए। मैंने अपनी सारी पार्टी को आज कह दिया कि हमारी मूवमेंट शुरू हो जाए। हर गांव मोहल्ले में अपनी तंजीमों को मैंने आज मैसेज पहुंचा दिया, अपने सारे MNAs MPs को बता दिया कि अपने लोगों को तैयार करें और मैं इंशाल्लाह कॉल दूंगा इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान 2014 की तरह एक मरतबा फिर इस्लामाबाद धरना देने की तैयारी कर रहे हैं और मुल्की मौशी हालात के पेश नज़र इमरान खान की एहतजाजी सियासत मौजूदा हुकूमत के लिए कौन कौन से चैलेंजेस पैदा करेगी, इसी पे बात करूंगी। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वजीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली फराज साहब, 14 अप्रैल को DG ISPR वाजे करते हैं कि एलामिये में साजिश का जिक्र नहीं है। कल कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसके एलामिये में भी कहा गया कि कोई साजिश नहीं हुई है, लेकिन खान साहब जो है वो मुसलसल एक ही बयानिया अपनाए हुए हैं कि साजिश हुई है, साजिश हुई है। लेकिन हमें वो खान साहब की तकरीरें भी याद है जो कारकुनान से बात करते वो कहते थे। 11 मार्च को उन्होंने कहा कि शुक्र है आप अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, मैं तो दुआ कर रहा था कि आप लोग अदम एतमाद लेके आएँ, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। ये तो खान के ट्रैप में फंस गए हैं, बहुत अच्छी बात है अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि साजिश, बैरूनी साजिश के नतीजे में अदम एतमाद आई है, ये सब गद्दार हैं, मीर जाफ़र हैं, मीर सादक हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ ये अदम एतमाद लेके आए। समझ नहीं आई खान साहब का बयानिया ना अब कन्फ्यूजन की तरफ आगे बढ़ रहा है। शिबली साहब, नहीं जी, देखिए कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं है, ये बात तो बड़ी क्लियर है। और जितनी भी आपने DG ISPR की या जितनी भी मुख्तलिफ जगहों पे इस बात की डिस्कस हुआ, उसमें एक बात तो तय है कि कल जो मीटिंग हुई सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें भी बेसिकली एंडोर्समेंट थी उसी बयानिए की जो कि हमने दिया था। पहले तो ये कह रहे थे कि जी खत ही नहीं है, फिर कह रहे थे कि जी वो खत तो था लेकिन वो उसमें जो है फॉरेन ऑफिस ने कोई चेंजेस किए हैं। फिर तीसरी चीज कहने लगे कि जी ये तो इसमें लफ्ज साजिश नहीं है। अब देखें, ये सारी चीजें तो एक फैक्ट हैं, पूरी कौम समझ गई है। देखें, अगर हम जो कुछ लोग सियासी या मीडिया के कुछ लोग हैं, हम अगर इस चीज को ना समझना चाहें वो एक और बात है, बट फैक्ट रिमेन्स कि पूरा पाकिस्तान ये समझ गया है। और रहा आपने खान साहब का कहा कि जी वो तो कह रहे थे कि मैं तो बड़ा खुश हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। देखें, इस सब चीज में क्या हुआ है, अब बात इमरान खान एज अ पर्सन नहीं है, अब बात जो है तो पूरे मुल्क की आ गई है और इसमें बड़ी चीजें एक्सपोज हुई हैं, बड़ी चीजें हमारी जो वीकनेसेस हैं वो एक्सपोज हुई हैं। और हमने ये देखा है कि किस तरह से, और ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि ये पहले भी ये हुआ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुआ और इमरान खान पे मुंतज हुआ, ये दूसरे मुल्कों में भी ये होता है। लेकिन जो लोकल आलाकार बने हैं वो जो है तो हम इस पे खुश हैं कि वो एक्सपोज हो गए हैं। पहले तो सिर्फ करप्ट थे ना, अब जो है तो ये है कि उन्होंने खान साहब 2013 में 35 पंक्चर वाली बात, 126 दिन के धरने में 35 पंक्चर की बात करते रहे, उसके बाद इसे कह दिया जी एक सियासी बयान था। उसके बाद अब साजिश वाली बात पे भी वो कह रहे हैं अब तो बयानिया अपनाया हुआ है। आपने देखा जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस, वो भी उन्होंने मान लिया कि गलती थी, उन्होंने एतराफ़ किया इस चीज़ का। तो खान साहब के व्यू टर्न लेने के मामले में खान साहब की जो हिस्ट्री है वो सबको पता है। शिबली साहब, नहीं देखें, ये तो खैर आप एग्जैजरेशन, असल चीजें क्या हैं, खान साहब ने तो इन मुख्तलिफ बातों पे जो पोजीशन अकॉर्डिंग टू द टाइम की है। लेकिन मुझे आप इसका भी तो जवाब पूछिए ना कि एक प्राइम मिनिस्टर जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं ये हैं वो असासे, ये हैं वो तफसीलात, वो सारा झूठ था। फिर बाहर जाके कहा कि जी वो तो मैं एक सियासी बयान था। ये देखें, एक चीज है करप्शन, दूसरी चीज है पॉलिटिकल चीज। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में ये दिन भी आना था जिसमें कि वो लोग जिन्होंने के उस दिन जिन पे फर्द जुर्म आयन होना थी शहबाज शरीफ पे, वो जो है तो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए। अब आप मुझे ये बताएं कि किसी भी एक बनाना रिपब्लिक में भी ये होता है कि एक शख्स जो कि जिसपे के सीरियस मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं
वो प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेता है बजाय इसके कि उस पे वो लगे फर्द जुर्म आयद हो, बेटे को अपने वजीर आला बना लेता है। क्या हम इन खानदानों के गुलाम हैं? क्या हमारी पाकिस्तान की आवाम ने ये फैसला कर लिया है कि हमने अपने जो ये जो आलाकार हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक के आलाकार बने हुए हैं, और ये मैं बिल्कुल वसूख से प्राइम मिनिस्टर साहब की बात को इंडोर्स करता हूं इमरान खान की, कि ये लोग वो हैं जो कि यहाँ पे बैठ के यहाँ के लोगों का खून चूस के यहाँ का पैसा बाहर ले जाते हैं, और फिर चूंकि उसको प्रोटेक्ट भी करना होता है तो फिर ये उनके इशारों पे नाचते हैं। बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद ना गैर आईनी है ना गैर कानूनी है, एक आईनी प्रोसेस है जिसे ऑपोजिशन ने इसको किया, सारे मराहिल को तय किया, आप लोगों की हुकूमत गई, नंबर एक। नंबर दो, आज तक जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं, आप मैं किस किस का नाम लूँ, ख्वाजा आसिफ देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी देख लें, हमजा शहबाज देख लें, आप शहबाज शरीफ देख लें, सब लोग एक ही बात करते हैं कि इतना अरसा 2-2 साल जेलों में रहने के बाद भी, इतने इल्ज़ाम लगाने के बाद भी आपने रिकवरी क्या की, आप लोगों ने निकाला क्या सिवाय इल्ज़ामात लगाने के या लोगों को जेलों में भेजने के? एक सेकंड, गुड क्वेश्चन शाजिया, मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि जहां तक के इन इल्जामात का ताल्लुक है, हमने आइडेंटिफाई किए, हमने खोज लगाई कि ये इनके असासे हैं, इलीगल असासे हैं। एक भी तो बता नहीं सका, नवाज शरीफ बता सके कि उन्होंने क्या किया है, ये बता सकें कि इनके अकाउंट में 16 अरब इनके एम्प्लॉइज के अकाउंट में मकसूद चपरासी का फेमस केस है, ये कैसे आए हैं? और दूसरी बात ये है कि देखें, हमने ये नहीं कहा कि हम इनको खुद जेलों में डालेंगे, इसके लिए होते हैं इदारे कौन होते हैं? कोर्ट्स होती हैं, नैब होता है। ये तो हम मानते हैं कि ये इन्होंने इस तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ था, पिछले 30 सालों से इनकी हुकूमतें थी। आप कहते हैं कि ये साइकिल पे आए थे और आज जो है तो ये अरबों के मालिक हो गए, ये कैसे? ये तो हमें बताएं आप। शिबली फराज साहब मेरे साथ रहे, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी मेरे साथ बशीर मेमन साहब, अभी आपसे पहले वो मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर बुला के एक ही बात करते थे कि इनके खिलाफ देखो, इन्वेस्टिगेट करो, कुछ निकालो, इन सबको जेलों में भेजना है। वो कहते हैं मैं किस किस का नाम लूं, शायद ही कोई ऐसा नाम हो, जरदारी का नाम लूं, वो कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ का नाम लूं, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल साहब, कहते हैं मैं किस किस का नाम लूं जिसका इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि इनके खिलाफ केसेस बनाओ, कुछ निकालो। देखिए मेरी बात सुने, ये एक डिस्क्रेडिटेड किस्म के ऑफिसर हैं, ये खुद भी इनसे पूछें कि ये एक सिंध का एक ब्यूरोक्रेट जिसकी के 2.5 लाख रुपए तनख्वाह होगी, किस तरह के मिले? वजीरिस्तान में तो उसकी मिले हैं, और कितने एहसासे बनाए हैं। ये तो खुद वो लोग हैं जो कि इस पूरे निजाम का हिस्सा हैं। और आप मुझे ये बताएं कि मुझे आप बता दें ना कि अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि ये बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। मैं ये नहीं कह आप मुझे बताएं कि मैं ये नहीं कह रही, मैं उस अफसर की बात कह रही हूँ जो जिनकी प्राइम मिनिस्टर जिनको ऑर्डर करते थे, मैं उनकी बात बता रही हूँ कि आरिफ नकवी साहब जिनके खिलाफ वो कहते थे कि सही उनके खिलाफ इल्जामात थे, उस बारे में इमरान खान साहब कहते थे कि तुमने उसका बिजनेस डबो दिया, तुम्हारी वजह से उसको बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं, ये देखें, आप अगर एक ग्रेड 20 से 21 के एक ऑफिसर की बातों की अहमियत दे रही हैं, ये छोटी बातें हैं। देखिए इस वक्त जो असल चीज है वो है आप उस पे आए। पहली बात तो ये कि मैं आपकी विसातत से उन जो मीडिया पे आजकल जो एक कदगन लगाई गई हुई है जिसमें कि आपके एंकर्स को उतारा जाता है, हटाया जाता है, ब्लैकआउट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये आजादी है उसकी सहाफत की जिसकी क्या बड़े अलमबरदार बनते थे और जो इतने वो शोर करते थे। कहाँ हैं आप लोग? अब सर हम कल भी कहते थे कि किसी एंकर को प्रोग्राम से बंद कर अपना एजेंडा लागू करना जबरदस्ती से ये गलत है। ये बात हम कल भी करते थे शिबली साहब, ये बात हम आज भी करते हैं। मेरी बात सुने, कितने चैनल्स हैं जो कि एजेंडा सेटिंग कर रहे हैं इस वक्त? शाजिया, कितने आपको पता है कि कितने चैनल हैं जो कि 24 घंटे लगे हुए हैं? मेरा चैनल उसमें शामिल नहीं है।
लेकिन मेरी बात सुने शाजिया, देखें ये सारी जो है ना बहुत ही अब छोटी बातें रह गई हैं जो डिस्कशन हम कर रहे हैं। असल चीज क्या हुई है, पूरे पाकिस्तान के अवाम, चाहे वो इधर हैं, अमेरिका में है, दुनिया के किसी कोने में है, वो सारे निकल आए हैं इमरान खान की सपोर्ट में। वो उन्होंने इसका सख्त वो किया है, एहतजाज किया है कि जो भी हुआ है गलत हुआ है। और आप बात कर रही थी कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि जी अदम एतमाद, बिल्कुल अदम एतमाद एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये लोगों को खरीदना, लोगों के ज़मीर खरीदने, लोटों को वो बनाना, वजीर बनाना, उनको इकट्ठा करना, ये जमहूरी है। आप स्पिरिट पे जाएंगी या फॉर्म पे जाएंगी? सारी कौम सरापा एहतजाज है। शाजिया, कराची से लेकर पेशावर तक आपने देखा किस तरह से लोगों ने हमारी पजीराई की है। इमरान खान को किस तरह से उन्होंने सपोर्ट, लोग, खवातीन, सब वो इतने सब गमो गुस्से में हैं कि वो कहते हैं कि इन किन को आपने हमारे ऊपर, किन चोरों को आप समझते हैं कि इन जल्स, इसमें कोई शक नहीं है, इनमें से एक बता दें जिसके जो इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब क्राउड पुलर हैं, लोग उनके नहीं है, ये सपोर्ट है, उनको उनके जलसों में लोग आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग आपके बयानी से एग्री कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही, लोग सुन रहे हैं इमरान खान साहब की बातों को, ये बात नहीं मैं कर रही। बात सिर्फ ये है, फॉलो करते हैं, बात ये है कि इस तरह प्रेशर बिल्ड करने से आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत अर्ली इलेक्शंस अनाउंस कर देगी? वो तो कह रहे हैं कि अपने टाइम पे होंगे इलेक्शंस। देखिए मेरी बात सुने, अगर ये किसी ने कोई, ये जो कब्जा माफिया है, ये जो साजिशी टोला है, ये जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये देर नहीं चलेगी। आपने पूरे पाकिस्तान का लोगों का रिएक्शन देख लिया है। असल चीज क्या है, अवाम है, ये नहीं कि जो कि किसी ना किसी तरीके से आ जाते हैं। असल चीज ये है कि अवाम ने ये फैसला कर दिया है कि उन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करना। और क्या है इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक हम क्या बात कर सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि आप आए, इलेक्शन करें, फौरन इलेक्शन करें, अवाम के पास जाएं। जब डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट गोइंग टू पीपल, पीपल्स गेटिंग पीपल्स मैंडेट, उससे ये भाग रहे हैं। इसलिए बिकॉज इन्होंने सारे अपने केस खत्म कराने हैं, जिस तरह के फर्द जुर्म वाले दिन, ये मतलब मुझे एक ऐसा पाकिस्तानी इतनी शर्म महसूस होती है कि जिस दिन एक फर्द जुर्म जाहिर होनी चाहिए, आप फिर कहती हैं कि जी सारे सबूत नहीं हुआ। आप तो यही देखें ना कि जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन उनको हल्दी दिला दिया, उस दिन उनके बेटे को अभी तक वो कर रहे हैं। अगेन मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान अब किसी खानदान का गुलाम नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान के अवाम ने फैसला कर लिया है। मेरी आजादी मार्च की बात की आज इमरान खान साहब ने, एक आजादी मार्च आप लोगों ने किया था, लॉन्ग मार्च 2014 में, मुझे याद है लाहौर से ये कारवां निकला था मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से 14 अगस्त वाले दिन, आज़ादी वाले दिन। तो इसको भी आप नाम दे रहे हैं आज़ादी मार्च का, और आप कह रहे हैं कि हमारी कॉल का इंतजार करें, मैं डेट अनाउंस करूंगा। तो ये आज़ादी मार्च 14 अगस्त से रिलेटेड तो नहीं है कि उसी दिन 2014 की तरह उसी दिन से शुरू करेंगे, 4 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंचेंगे और धरना देकर बैठ जाएंगे? देखिए जी, अब तारीखें जो है ना उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है। अब है पॉज। पाकिस्तान ने जो सही मानों में देखे 1947 में जो है तो कायदे आज़म ने हमें एक जमीन का टुकड़ा और एक सोच दी थी। उसके बाद आ गए ये जो है जो कि कब्जा माफिया आ गए इस मुल्क पे। अब जो ये सही जो जहनी आज़ादी है जिसमें कि लोग और हुकूमत पाकिस्तान के अवाम के मफाद में अपने फैसले करे, न कि किसी और के मफाद के लिए हम आलाकार बने, जिसका कि हमने देखा, मुख्तलिफ जंगों का देखा, और भी हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी गुलामाना जहनियत की हुकूमतें थी जिसमें कि सरफहरिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रही हैं, उन्होंने इस मुल्क के मफादात को तबाह बर्बाद कर दिया। इंटरनेशनली हमें कंप्रोमाइज किया, हमें भिखारी बना दिया। भिखारी कहते हैं ये वो लीडर हैं, वेरेज हमारा लीडर इमरान खान वो ये कहता है कि हमने आपको सोच देनी है, हमने खुददार कौम बनानी है, हमने एक आजाद कौम बनना है। अगर आपको इससे इख्तिलाफ है, हो सकता है, आपकी अपनी राय है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि अगर इसका फैसला करना है तो ये नहीं कि जो लोटों के जरिए और साजिश के जरिए मेंबर्स को खरीद कर और इधर ले आए और उसे आप कहें कि जी ये तो एक बड़ा डेमोक्रेटिक तरीका था कि जी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। अगर ये इस तरह है
तो लेकिन आपकी पार्टी के जो लोग छोड़ के गए हैं, वो चाहे वो अलीम खान हो, चाहे वो नूर आलम खान हो, या पार्टी के और लोग हों, वो फ्लोर ऑफ द हाउस भी खड़े होकर करप्शन का भी जिक्र करते थे, मसाइल की तरफ निशानदही करते थे। फिर आप चौधरी सरवर साहब की नाराजगी ले लें, आप अलीम खान साहब की नाराजगी ले लें, जहांगीर तरीन साहब की नाराजगी आप ले लें, ये मैटर ही नहीं करते हैं शाजिया। बात अब बहुत आगे निकल तब मैटर करते थे जब तक मैटर करते थे जब तक वो आप लोगों की पार्टी से निकल नहीं गए, छोड़ नहीं गए, तब तक आप लोग हमेशा एक बात करते थे, नहीं तरीन साहब तो हमारे साथ हैं। बनने का ख्वाहिशमंद था, कोई चाहता था कि पूरी पार्टी पे कब्जा कर ले, और नूर आलम जैसे लोग, ये लेट्स नॉट इवन डिस्कस देम। देखिए हमने आपने जरा अपना जो वो है उसको जरा बड़ा करना है, अपना जो होराइजन है ना उसको बड़ा करना है कि ये अब छोटी मोटी, ये अब बहुत ही छोटी मोटी बातें रह गई हैं। अब कौम ने फैसला कर लिया है। आप देखेंगे इमरान खान के साथ इमरान खान अब एक मुकम्मल नजरिया पाकिस्तान का बन गया है। इमरान खान एक कॉन्सेप्ट बन गया है, एक सिंबल बन गया है। इस पूरी जो नई सोच आई है, और वो भी क्रेडिट मैं दूंगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि जिस तरह कि उनकी हुकूमत को हटाया गया है और किस तरह से अवाम की एक जो आउटपोरिंग है, जिसमें कि वो जिसे कहते हैं ना, हर जगह से निकल आए हैं, गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि सारे इस गेम को समझ गए। तो इसलिए इन छोटी मोटी बातों पे शाजिया, इस पे बहस करना बिल्कुल बेकार है। अब हमारी कौम ने ये फैसला कर लिया है, और ये फैसले लेकिन देखिए, ये इन छोटी मोटी बातों ने डज लगाई है आप लोगों को, इन छोटी मोटी नहीं है। देखिए अवाम हमारे साथ क्यों है आज, ये नहीं है। आपने अब एक जो मायोपिक सोच है, जिसमें कि आप छोटी छोटी चीजों को देखते रहें। ये मुल्क को अल्लाह ताला ने एक ऐसा, ये जो खान साहब कहते थे ना मैं खुश हूं, वो उनका मकसद नहीं था कि किस तरह से पूरी कौम को यकजा कर दिया है, किस तरह पूरी कौम सरापा एहतजाज है। और इसको अगर आपने सही मानों में पुरअमन तरीके से करना है तो इलेक्शंस इज द आंसर। ये टोटली डेमोक्रेटिक डिमांड है, कोई अनडेमोक्रेटिक डिमांड नहीं है कि अगर आपके मसले मसाइल जो कि असेंबली जो कि अपनी लेजिटिमेसी खो चुकी है, आधी असेंबली बाहर है, तो उसमें आप जो है ना ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट हैज लॉस्ट इट्स लेजिटिमेसी आफ्टर द रेजिग्नेशंस ऑफ पीटीआई मेंबर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर फराज साहब मेरे साथ थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।